में गिरती हैं। आप देखिएगा, मैं भाई लोगों, प्यारे विद्यार्थियों, मैं इस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ आपसे, मैं इस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, इस वाला क्षेत्र है जो मैंने ये क्षेत्र लिखा है, मैं इस क्षेत्र की आपसे बात कर रहा हूँ। यानी ये आर्कटिक महासागर है, ये आपके पास में आर्कटिक महासागर है। आप ध्यान से इसको देखिए। मैं इस आर्कटिक महासागर की आपसे बात कर रहा हूँ, इस आर्कटिक महासागर के मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो देखिए फैक्ट को, आर्कटिक महासागरीय अपवाह क्षेत्र की नदियाँ, कौन सी अपवाह क्षेत्र की नदियाँ? आर्कटिक महासागरीय अपवाह क्षेत्र की नदियाँ मध्यवर्ती। आपको याद आ रहा होगा जब हमने एशिया के फिजियोग्राफिक डिविजन्स को पढ़े थे तो दूसरा क्रम में हमने क्या पढ़ा था, पिछली कक्षाओं का वीडियो देख लिया होगा। जब भी आपको ये वीडियो प्राप्त होता है, जब ये वीडियो मिलता है, तब आप उस पिछले वीडियो के साथ इसका तालमेल बिठाइए और फिर आप वहाँ से नदियों का उद्गम करवाइए। कि जो सेकंड क्रम का हमने उत्तर प्रदेश पढ़ा था, कहाँ पर है, यानी एशिया के प्रमुख जो फिजियोग्राफिक जो डिवीजन हम पढ़ रहे थे, मैं उन प्रदेशों के आपसे बात करना चाह रहा हूँ। तो हमने पढ़ा था मध्यवर्ती पठारी एवं पर्वतीय प्रदेश के बारे में। मैं उसी प्रदेश की बात कर रहा हूँ। इसकी प्रकृति कैसी है? गर्म है। और कैसा है? ये उच्च पठारी और पर्वतीय प्रदेश है। यहाँ से नदियों का उद्गम होता है। इन नदियों का, जिसमें आपके पास में कौन कौन सी नदियाँ, जैसे ओब है, यनीशी है, लीना है, ये प्रमुख नदियाँ हैं। इन नदियों का यहाँ से क्या होता है? इन नदियों का यहाँ से उद्गम होता है। इन नदियों का क्या होता है? इन नदियों का यहाँ से उद्गम होता है। ये मैदानों में बहती हुई कहाँ जाकर के गिरती हैं? ये आर्कटिक महासागर में जाकर के ये नदियाँ प्रमुख गिरती हैं। आर्कटिक सागर में वर्ष के अधिकांश भाग में बर्फ जमे होने के कारण। आप देखो, फैक्ट को पकड़ने की कोशिश करना, यानी हम फैक्ट को पकड़ रहे हैं। तो वर्ष के अधिकांश भाग में बर्फ जमे होने के कारण। क्या? वर्ष के अधिकांश भाग में यहाँ पर क्या जमी हुई है? वर्ष के अधिकांश भाग में यहाँ पर क्या जमी हुई है? बर्फ जमी रहने के या होने के कारण इस क्षेत्र की नदियाँ अपने मुहानों पर गिरने के पूर्व के कारण इस क्षेत्र की नदियाँ इस क्षेत्र की नदियाँ अपने यानी रिवर माउथ की बात कर रहा हूं मैं, यानी अपने मुहानों पर गिरने के पूर्व, अपने मुहानों पर गिरने के पूर्व दोनों किनारों पर ही
फैल जाती हैं, पर ही क्या हो जाती हैं, यानी गिरने से पूर्व ही दोनों किनारों पर फैल जाती हैं। अर्थात इस लाइन को मैंने अभी यहीं नहीं रोका है, अर्थात आप देखिए इस लाइन को मैंने अभी यहीं पर ही ड्रॉप नहीं किया है। इस लाइन को अभी हम पूरा करेंगे, अभी इस लाइन को हम फिलअप करेंगे, तो आप ये निश्चिंतता के साथ रहिए कि क्या है आगे इसमें, हम उसी की मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आगे क्या है। देखिए आप कि आर्कटिक सागर में वर्ष के अधिकांश भाग में, आर्कटिक सागर में, यानी जो आर्कटिक सागर है जिसको हम कौन सा सागर कहते हैं, जिसको हम उत्तरी ध्रुव सागर के नाम से भी जान रहे हैं, इस सागर में वर्ष का जो अधिकांश समय है, उस वर्ष के अधिकांश समय में क्या, वर्ष के अधिकांश समय में क्या है, यहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है। तो बर्फ़ जमी रहने के कारण से इस क्षेत्र की नदियाँ, इस आर्कटिक सागर में बहने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, जो आर्कटिक क्षेत्र में जो बहने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, वो नदियाँ अपने मुहाने तक नहीं पहुँच पाती हैं। नदी का मुहाने का मतलब होता है नदी का अगला मुंह, नदी का अगला मुंह, यानी जहाँ नदी क्या करती है, जहाँ नदी समुद्र में या सागर में ले जा करके अपने पानी को उड़ेलती है, और नदी का यानी नदी के अगले वाले भाग से सबसे पहले जो पानी सागर में मर्ज होता है, तो उस भाग को मैं नदी का माउथ कह रहा हूँ, वो नदी का मुहाना कहलाता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना, उसको हम नदी के मुहाने के नाम से जानते हैं, वो नदी का मुहाना कहलाता है। तो यानी इस क्षेत्र की नदियाँ अपने मुहानों पर गिरने के पूर्व, यानी सागर में मर्ज होने से पहले, यानी जब सागर में पहुंच ही नहीं रही तो नदी का मुहाना वहां तक पहुंचा ही नहीं है, तो नदी का पानी सागर में जाके क्या नहीं हुआ, मर्ज हुआ ही नहीं है, मिला नहीं है। इसका मतलब मुहानों पर गिरने के पूर्व दोनों किनारे, नदी के दोनों किनारे, नदी का जो अपवाह क्षेत्र होता है, नदी बेसिन होता है, उसके दोनों किनारे, इसका मतलब मैं राइट और लेफ्ट दोनों किनारों की बात कर रहा हूँ, दोनों किनारों पर ही फैल जाती है। अर्थात आगे नदी का पानी नहीं बढ़ता है। मान लीजिएगा ये यहाँ पर सागर है, इस जगह ये सागर है, तो नदी ऐसे बह करके आ रही है, यानी नदी ऐसे बह करके आ रही है, इधर से नदी आपकी आ रही है, तो नदी यहाँ आएगी। नदी का ये जो आगे का भाग है, ये जो नदी का आगे का भाग है, जब ये नदी की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस नदी की मैं बात कर रहा हूँ कि नदी मर्ज कहाँ होनी चाहिए, किसी सागर या महासागर में जाके नदी का मर्ज होना चाहिए, लेकिन नदी मर्ज क्यों नहीं हो पाती है, हमने कारण तो पहले ही पढ़ लिया ना यहाँ पर कि आर्कटिक महासागर वर्ष के अधिकांश समय बर्फ से जमा हुआ रहता है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव में स्थित होने के कारण से यहाँ का टेम्परेचर फ्रीजिंग बिंदु के भी नीचे होता है, यानी ऋणात्मक यहाँ का टेम्परेचर होता है। इस कारण से नदी का जो मुहाना है, नदी का जो अगले वाला भाग है, मैं उस नदी के अगले वाले भाग की आपसे बात कर रहा हूँ कि नदी जब वहाँ तक पहुँचती है, कहाँ तक, उस अपने मुहाने तक पहुँचते, तो मुहाने तक तो पहुँच ही नहीं पाती है। यदि नदी का मुहाना सागर या महासागर में मिल जाए तो फिर नदी सागर या महासागर में मर्ज हो जाएगी, लेकिन वहाँ नहीं पहुँच पाता, क्योंकि आगे का भाग तो बर्फ से कवर्ड है, बर्फ जमी हुई है, तो वहाँ तक तो नदी का पानी पहुँच ही नहीं पाता। वो तो एक रुकावट का काम, वो तो एक बैरियर का काम कर रहा है। जब वो रुकावट का काम कर रहा है तो नदी यानी का मुहाना उस सागर या महासागर में पहुंचने के पूर्व नदी अपने दोनों किनारों पर, नदी अपने दोनों किनारों पर यानी अपने पानी को क्या कर दिए, फैला देती है, या नदी का पानी अपने दोनों किनारों पर ही क्या हो जाता है, अपने दोनों किनारों पर ही फैल जाता है। किसका पानी, नदी का पानी दोनों किनारों पर ही फैल जाता है। जब नदी का पानी दोनों किनारों पर ही फैल जाता है, हम वहाँ की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिएगा कि नदी को यहाँ पहुँचना चाहिए, नदी को यहाँ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ नदी नहीं जा पाती है क्योंकि यहाँ पर बर्फ जमी हुई है, और नदी यहाँ नहीं पहुँच करके, ये नदी है मान लीजिएगा, तो नदी का ये वाला किनारा राइट है, ये वाला लेफ्ट है, तो नदी का पानी यहीं पर फैल जाता है। और यहाँ पर फैल जाने के कारण से, अर्थात हम टॉपिक को जब आगे बढ़ा रहे हैं, यानी इस कारण नदियों के बेसिनों एवं समुद्र तटीय भागों के निकट, यानी इस कारण
नदी के बेसिनों एवं समुद्र तटीय। इस कारण नदी के बेसिनों एवं समुद्र तटीय, कौन से? नदी के बेसिनों एवं समुद्र तटीय, समुद्र तटीय भागों के निकट अनेक दलदल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? अनेक दलदल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? अनेक दलदल बन जाते हैं। कहाँ पर दलदल बन जाते हैं? मुख्य रूप से बात करें, हम नदी की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर तो आइस कवर्ड क्षेत्र है, जिसको हम परमाफ्रॉस्ट कह रहे थे। हम आप ही की स्टैंडर्ड में हमने आप ही कक्षा में परमाफ्रॉस्ट की बात की थी कि आर्कटिक और उप आर्कटिक क्षेत्रों में स्थायी रूप से बर्फ के जमाव वाले क्षेत्र को हमें तुषारपात भूमि या परमाफ्रॉस्ट के नाम से जानते हैं। तो ये क्षेत्र हमारे पास में कौन सा क्षेत्र है? यह क्षेत्र हमारे पास में आइस से कवर्ड क्षेत्र है। तो आइस कवर्ड क्षेत्र नदियों को अपने मुहाने तक पानी को पहुंचने में क्या उत्पन्न कर रहा है? बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो बाधा उत्पन्न करने के कारण से क्या हो रहा है? बाधा उत्पन्न करने के कारण से ये हो रहा है। मुख्य रूप से यदि हम आपसे बात करते हैं तो जब बाधा उत्पन्न कर रहा है तो अब नदियों का पानी कहाँ जाए? क्योंकि मुहाने तक तो पहुँच ही नहीं पाता है। तो मुहाने तक नहीं पहुँच पाता है तो ये नदी, इसके अलावा ये बात करिए आपकी ये नदी है, जैसे आपकी ये नदी है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे आपकी ओब नदी है, येनेसी नदी है, आपकी ये आपकी लीना नदियां हैं। आदि में नदियों की बात करूं तो इन नदियों का पानी नदियों के दोनों किनारों पर ही फैल जाता है। फैल जाने के कारण से यानी नदियों के बेसिन और समुद्र तटीय भागों में, नदी बेसिन का मीन्स मैंने आपको पहले भी समझाया है कि नदी बेसिन हम उस क्षेत्र को कहते हैं जहां पर मुख्य नदी और सहायक नदियों का प्रवाह का जितना क्षेत्र होता है नदी का, एक तो मुख्य नदी और एक सहायक नदी, जितने क्षेत्र में अपने पानी को कवर करके लेकर के चलती हैं उस क्षेत्र को हम नदी बेसिन के नाम से जानते हैं या नदी का अपवाह क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो वहीं पर पानी का जमाव हो जाता है, वहीं पर नदियाँ पानी को फैला देती हैं और वहीं पर नदी का पानी फैल जाने के कारण से वहाँ का क्षेत्र कैसा हो जाता है? वहाँ का क्षेत्र दलदली क्षेत्र हो जाता है। उस क्षेत्र को कौन से क्षेत्र में हम मर्ज कर देते हैं? उस क्षेत्र को हम मर्ज कर देते हैं दलदली क्षेत्र में। वह क्षेत्र कौन से क्षेत्र में मर्ज हो जाता है? दलदली क्षेत्र में मर्ज हो जाता है। दलदली क्षेत्र आगे फैक्ट है, दलदली क्षेत्र, एक तो कौन सा क्षेत्र? दलदली क्षेत्र। दलदली क्षेत्र शीत ऋतु में बर्फ से जम जाने के कारण, यानी दलदली क्षेत्र शीत ऋतु में किससे जम जाने के कारण? बर्फ से जम जाने के कारण। यानी दलदली क्षेत्र शीत ऋतु में बर्फ से जम जाने के कारण इस क्षेत्र की नदियों का कोई आर्थिक महत्व नहीं है। देखिए जो दलदली क्षेत्र है, तो मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ पर ये हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये उत्तरी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव होने के कारण से हम आपसे बात कर रहे हैं कि
कि यह उत्तरी ध्रुव वाला क्षेत्र है, तो उत्तरी ध्रुव वाला क्षेत्र होने के कारण से देखिए हम एक बार कॉम्पोजिशन आपके पास में हम कॉम्बिनेशन बिठाते हैं, और कॉम्बिनेशन हम मैथ के साथ थ्योरी का कॉम्बिनेशन बिठाते हैं, जिससे कि आपके ये कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी क्लियर हो जाए, बहुत जल्दी समझ में आ जाए। हम कॉन्सेप्ट बेस्ड आपको लेकर के चल रहे हैं, संकल्पना आधारित हम आपको थ्योरी के साथ लेकर के चल रहे हैं। हमने ये कहा कि दलदली क्षेत्र शीत ऋतु में बर्फ से जम जाने के कारण, यानी ये जो दलदली क्षेत्र है जहाँ पर जहाँ नदी ने अपने पानी को किसी सागर या महासागर में नहीं छोड़ा, क्योंकि वहाँ पर वह बहाग यानी स्थायी रूप से बर्फ से जमा हुआ क्षेत्र था, वह परमापृष्ठ वाला क्षेत्र था। इस कारण से नदी का पानी वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, नदी का मुहाना यानी वहाँ तक नहीं जा पाया। इस कारण से नदी ने अपने दोनों किनारों पर ही क्या कर दिया, पानी का जमाव कर दिया, और दोनों किनारों पर ही नदी का पानी फैल गया। फैल जाने के कारण से वहाँ पर दलदली क्षेत्र बन गया, और दलदली क्षेत्र बन जाने के कारण से इस क्षेत्र की नदियों का कोई आर्थिक महत्व नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र की नदियों की कनेक्टिविटी प्रॉपर रूप से किसी सागर आर्कटिक महासागर से नहीं है। इसी के पास में जो लेप्टिव सागर है, इसी के पास में कारा सागर है, आदि सागरों से जुड़ी हुई नहीं है। इस कारण से उन नदियों को हम आर्थिक महत्व की नदियों के रूप में शामिल नहीं कर सकते हैं। अगला फैक्ट है कि आर्कटिक महासागर, कौन सा महासागर, आर्कटिक महासागर। अगला फैक्ट है कि आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर अधिकांश तह बर्फ से ढका रहता है, यानी अधिकांशतः आर्कटिक महासागर में बर्फ का जमाव ही रहता है। आर्कटिक इसका मीन्स ऐसा होगा, ये तो एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अधिकांशतः वर्ष के अधिकांश महीनों में आर्कटिक महासागर में क्या जमी हुई रहती है, बर्फ जमी हुई रहती है। मैं इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहा हूं। अतः यहाँ पर कोई बड़ा बंदरगाह, अतः यहाँ पर कोई बड़ा बंदरगाह नहीं है। क्यों? क्योंकि बर्फ से जमा हुआ क्षेत्र है, और अधिकांशतः यहाँ पर क्या जमाव रहती है, बर्फ का जमाव रहता है, और बर्फ का जमाव रहने के कारण से यहाँ पर कोई बंदरगाह का विकास नहीं हो पाया है। क्योंकि जब पानी का ही जमाव है, जब यहाँ पर आर्कटिक महासागर का पानी ही जमा हुआ है, तो बंदरगाह विकसित कहाँ से होगा, बंदरगाह नहीं है। इस कारण इस क्षेत्र की नदियों का आर्थिक महत्व नगण्य है। इस कारण से यहाँ की नदियों का, इस क्षेत्र की नदियों का आर्थिक महत्व क्या है, नगण्य, न के बराबर है। क्यों है? क्योंकि अधिकांशतः यहाँ पर क्या रहता है, अधिकांशतः यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो नदियाँ हैं, ये नदियाँ जिनमें ओब है, यनेशी है, लीना है, आदि नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ वर्ष भर यानी जमी हुई रहती हैं। इस कारण से व्यापारिक दृष्टि से इनका विकास नहीं हो पाया है। यहाँ पर कोई विशाल बंदरगाह, बड़ा बंदरगाह का विकास नहीं हो पाया है। ठीक है ना।
आगे अगला फैक्ट है आर्कटिक महासागर की 3 प्रमुख नदियाँ, देखिए आप, ओब, इसी ओब को जानते हैं हम, इसी का दूसरा नाम है ओबी, इसी को ही हम ओबी कहते हैं, अर्थात यही ओबी कहलाते हैं। ओब, यनीशी, ओब, ओब के अलावा हमारे पास में आता है ये यनीशी व लीना, प्रमुख नदियाँ हैं। कौन कौन सी नदी हैं? ओब, और ओब कोई अन्य नाम है ओबी, इसके अलावा यनीशी है, और यनीशी के अलावा कौन सी नदियाँ हैं हमारे पास में? लीना नदियाँ हैं, जो संसार की बड़ी नदियों में शामिल हैं। ओब, यनीशी और लीना, ठीक है ना, ये संसार के बड़े नदी क्रम में हम इनको शामिल करते हैं, ठीक है ना। अन्य नदियों की यदि हम बात करें, इनकी सहायक नदियों के, तो इंदिगिरी का, कोलिया या कोलीमा, यानी अन्य सहायक नदियाँ। देखिए आप, मैं हेडिंग डाल रहा हूँ यहाँ पर आ रहा है अन्य सहायक नदियाँ। हम कौन सी की बात कर रहे हैं? अन्य सहायक नदियों की बात कर रहे हैं। तो इंदिगिरी का, कोलीमा, यन्ना, इंदिगिरी का, कोलीमा, यानी इंदिगिरी का, इसके अलावा कोलीमा, और इसी के अलावा यना इत्यादि अन्य नदियां हैं। इंदिगिरी का, ठीक है जी, इंदिगिरी का, कोलीमा और यना आदि प्रमुख यहाँ की नदियां। अब जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, मैं नोट डाल के लिखवा रहा हूँ आपको, आप इस फैक्ट को बहुत ध्यान से देखना है आपको, ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखना इस फैक्ट को, कि जो हमारे पास में जो फैक्ट आ रहा है वो है आर्कटिक महासागरीय अपवाह क्रम की नदियों, आर्कटिक महासागरीय अपवाह क्रम की नदियों ने डेंड्रिक्ट ड्रेनेज, यानी वृक्षाकार, कौन सा अपवाह है? यानी वृक्षा या वृक्षाकार, वृक्षाय अपवाह का निर्माण किया है। कौन से अपवाह का निर्माण किया है? वृक्षाय अपवाह, डेंड्रिक्ट जिसको कहते हैं अपन, जो डेंड्रिक्ट होता है,
देखिए उस अपवाह का इन्होंने निर्माण किया। कौन सा अपवाह? जो डेंड्रिक्ट अपवाह होता है, यानी डेंड्रिक्ट इन्होंने अपवाह का निर्माण किया है यहाँ की नदियों ने, ठीक है ना। यानी यहाँ की नदियों ने किसका निर्माण किया है? डेंड्रिक्ट जो प्रकार का अपवाह है, उस अपवाह का मुख्य रूप से यहाँ की नदियों ने क्या किया है? निर्माण किया है। तो ये हमारे पास में यहाँ का क्या था? यहाँ का हमारे पास में सामान्य परिचय था। एक बार आप दोबारा देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आप इसको ध्यान से देखिए। हम एक एक फैक्ट को दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। अभी हम यहाँ की 3 मुख्य नदियों की भी बात कर लेंगे। हम नदी क्रम को जस्ट इससे एक बार रिवाइज कर ले, रिपीट कर ले, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए आप, हम बात करते हैं आपसे कि आर्कटिक महासागरीय अपवाह क्षेत्र एशिया महाद्वीप का अपवाह तंत्र है। इसका मतलब उसका मैं आर्कटिक महासागरीय अपवाह तंत्र का सामान्य परिचय, मैं जनरल इंट्रो की बात कर रहा हूँ। एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित सबसे बड़ा अपवाह है, यानी एशिया महाद्वीप, ये एशिया महाद्वीप है, इस एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित सबसे बड़ा अपवाह है। चाहे वो जमा रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसका जो क्षेत्र है, इसका जो फैलाव, इसका जो नदीय बेसिन है, वो अन्य एशिया महाद्वीप के जो अपवाह क्रम है उसकी तुलना में ये विशाल क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। बात करते हैं, अगला आता है आर्कटिक महासागरीय अपवाह क्षेत्र की नदियां मध्यवर्ती, यानी हमने जो भौतिक प्रदेश पढ़े थे वह भौतिक प्रदेश में हमने दूसरा प्रदेश क्रम का प्रदेश पढ़ा था, उसमें पढ़ा था मध्यवर्ती उच्च पर्वतीय पठारी क्रम। वहाँ से ये ग्रम प्रदेश है, वहाँ से इन नदियों का क्या होता है? जन्म होता है। तो ये नदियाँ कहाँ बढ़ती हैं? ये नदियाँ उत्तर की ओर आगे बढ़ती हैं। आगे मैं आपसे बात करूं, ये आर्कटिक मैदान में बहती हुई ये आर्कटिक महासागर की ओर अपने पानी को लेकर के जा रही हैं। आर्कटिक सागर वर्ष के अधिकांश भाग में, यानी आर्कटिक सागर में वर्ष के अधिकांश समय में बर्फ जमी होने के कारण, यानी वर्ष के अधिकांश समय में, ऐसा लिख लो, समय, भाग में नहीं, समय में, वर्ष के अधिकांश समय में बर्फ जमी होने के कारण इस क्षेत्र की नदियां अपने मुहाने पर नहीं, यदि नदी मुहाने तक नहीं पहुंचेगी तो सागर और महासागर में मर्ज नहीं होगी। तो उससे पहले ही, यानी आगे तो बर्फ का जमाव है, तो वह नदी के मुहाने तक, यानी नदी के मुंह को तो वहां तक पहुंचने नहीं दिया जाता है, नदी के पानी को तो सागर या महासागर में पहुंचने नहीं दिया जाता है। तो नदी का पानी नहीं पहुंचता तो फिर क्या होता है? पहुंचने से पहले ही जहां बर्फ का जमाव है उसके आगे पानी नहीं बढ़ पाता है, तो उससे पहले नदी के दोनों किनारों पर पानी का फैलाव हो जाता है और वहीं पर एक दलदली क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। ठीक है जी। आगे बात करें, इस कारण से नदी के बेसिन, यानी जो रिवर जो बेसिन है उसकी बात करें, समुद्र तटीय भागों के निकट अनेक दलदल बन जाते हैं, अनेक दलदली क्षेत्र वहाँ पर बन जाता है। दलदली क्षेत्र शीत ऋतु में, दलदली क्षेत्र में शीत ऋतु में बर्फ से जम जाने के कारण इस क्षेत्र की नदियों का कोई आर्थिक महत्व नहीं है। इस क्षेत्र की नदियों का कोई भी आर्थिक महत्व नहीं है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये शीत ऋतु में क्या हो जाती हैं? ये जम जाती है नदियों का पानी, इस कारण से इनका कोई आर्थिक महत्व नहीं है। आर्कटिक महासागर अधिकांशतः बर्फ से ढका रहता है, यानी आर्कटिक महासागर अधिकांशतः, यानी वर्ष के अधिकांश समय में बर्फ से कवर्ड रहता है। ठीक है ना? अतः यहाँ पर कोई बड़ा बंदरगाह का, कोई विशाल बंदरगाह का विकास नहीं हुआ है, कोई यहाँ पर कोई बड़ा बंदरगाह नहीं बन पाया है, क्योंकि ये साल के मैक्सिमम समय में किससे ढका हुआ रहता है? बर्फ से ढका हुआ रहता है। अतः यहाँ पर कोई बड़ा बंदरगाह नहीं है, इस कारण इस क्षेत्र की नदियों का आर्थिक महत्व भी नहीं है, यानी इनका कोई इकोनॉमिक रोल नहीं है, यानी यहाँ की अर्थव्यवस्था में जो साइबेरियाई रूस वाला क्षेत्र है उसकी क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। आर्कटिक महासागर की 3 प्रमुख नदियाँ हैं। पहले नदी हमारे पास में आती है ओब, दूसरी नदी हमारे पास में आती है लीना, ओब, यानी इसके अलावा यनीशी, और यनीशी के बाद में हमारे पास में आती है कौन सी नदी? लीना नदी। तो इसके अलावा हम बात करें अन्य जो नदियाँ में, उसमें इंदिगिरी का, कोलिमा और यना है। यानी इस प्रकार की नदियों के द्वारा कौन सा पैटर्न, कौन सा ड्रेनेज सिस्टम तैयार किया जाता है? वृक्षाकार अपवाह, जिसका जिक्र
मैं पिछली कक्षाओं में कर चुका हूँ आपके साथ, फिर भी मैं एक बार आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ, जिससे कि आपके दिमाग में वह चीज़ रहे कि इस प्रकार का अपवाह की जो मूल नदी किसी सागर या महासागर में मर्ज होने से पहले छोटी छोटी शाखाओं के रूप में बढ़ जाती है। तो जैसे पेड़ के कोई तना और पेड़ की शाखा ही निकल रही हो, इस प्रकार की वहाँ पर संरचना तैयार हो जाती है। तो इस प्रकार की संरचना को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार की संरचना को हम वृक्षाय या डेंड्रिक यानी ड्रेनेज के नाम से संबोधित करते हैं, उसके नाम से हम जानते हैं। तो हमारे पास में आर्कटिक महासागरीय अपवाह क्षेत्र की पहली नदी आती है ओब या ओबी नदी, ठीक है ना। पहली नदी की यदि हम आपसे बात करें तो हमारे पास में पहली नदी आती है ओब या ओबी नदी। देखिए ओब ओब्लिक, फिर आ रही है हमारे पास में इसी का ही दूसरा नाम है ओबी, और इसी नदी को कहते हैं हम ओब रिवर। कौन सी रिवर कहेंगे? ओब रिवर। कौन सी रिवर कहेंगे? ओब रिवर कहेंगे। तो इस नदी के हम सामान्य परिचय की आपसे बात करते हैं। इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, क्या इसका इतिहास है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। उत्तरी एशिया के, यानी देखिए इसका पहला फैक्ट है उत्तरी एशिया, तो एशिया का ये उत्तरी भाग है, उत्तरी एशिया ये रही ओब नदी, ये रही। अभी देखो अपन जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी उत्तरी एशिया के, उत्तरी एशिया, कौन सा एशिया? मैं कौन से एशिया की बात कर रहा हूँ आपसे? मैं उत्तरी एशिया की आपसे बात कर रहा हूँ कि उत्तरी एशिया के पश्चिमी साइबेरिया क्षेत्र की, उत्तरी एशिया के, उत्तरी एशिया के पश्चिमी साइबेरिया क्षेत्र की प्रमुख नदी है। देखो मैं आपसे बात करूं कि ये तो आपका साइबेरिया का भाग आ गया, पश्चिमी साइबेरिया, ठीक है जी। मैं ये तो बात करूं, ये तो पश्चिमी साइबेरिया, और ये आ गया पूर्वी साइबेरिया। तो हम बात कर रहे हैं कहाँ की? उत्तरी एशिया की, तो एशिया का उत्तरी भाग ही है। तो उत्तरी एशिया में भी साइबेरिया का कौन सा भाग? साइबेरिया का पश्चिमी भाग। ये रही रे भाई ओब नदी, ये रही। मैं इस नदी की आपसे बात कर रहा हूँ, ये रही आपकी ओब नदी, ठीक है ना। तो ये पश्चिमी साइबेरिया की कौन सी नदी है? ये पश्चिमी साइबेरिया की प्रमुख नदियों में है। यहाँ अर्थात अगला फैक्ट है, ये विश्व के 7वें क्रम की नदी है। विश्व में ओब नदी 7वें क्रम की प्रमुख नदी है। कौन से क्रम की नदी है? ये 7वें क्रम की प्रमुख नदियों में शामिल है। कौन से क्रम की नदियों में शामिल है? ये 7वें क्रम की प्रमुख नदियों में शामिल है। कौन सी नदी? मैं कौन सी नदी की बात कर रहा हूँ आपसे? मैं ओब नदी की बात कर रहा हूँ आपसे। यानी ये 7वें क्रम की, विश्व की 7वें क्रम की प्रमुख नदियों में शामिल है भाई। देख लेना आप इस नदी को, ठीक है ना। तो ये काफ़ी लंबी नदी है। फिर इसका नाम अर्थात अगला फैक्ट है कि ओब नदी, यनीशी व लीना
नदियों के यानी ओब नदी यनीशी व लीना नदियों के साथ बहने वाले एशिया यानी के साथ बहने वाली एशिया या एशिया में साइबेरिया, ठीक है ना, आप ऐसे लिख दो, एशिया लिख दो या साइबेरिया लिख दो, की बात है, वाली तीसरी साइबेरियाई प्रमुख नदी है। यानी किसके साथ बहती है ये? एक तो बहती है ये यनीशी के साथ, एक तो यनीशी के साथ बहती है, दूसरी कौन किसके साथ बहती है? यह है लीना के साथ बहती है। तो तीसरी प्रमुख क्रम की नदी है। अब तीसरी प्रमुख क्रम की एशिया महाद्वीप की नदी है, तो हम उन दो क्रमों की बात भी तो कर लेते हैं ना। एशिया महाद्वीप की तीसरी सबसे लंबी नदियों में शामिल है, और जब यनीशी और लीना के साथ बहती है तब, इसका मतलब प्रथम क्रम की एशिया महाद्वीप की और द्वितीय क्रम की एशिया महाद्वीप की। तो तीसरे क्रम पर तो कौन आ गई? लीना आ गई ना, तो नोट डाल दो और नोट डाल के लिख दो। ओब आ गई, सॉरी, तीसरे क्रम पर, तो नोट डालो। प्रथम क्रम पर है यांगटी शिकियांग। यांगटी शिकियांग नदी कौन से क्रम पर है? प्रथम क्रम पर है। ये तो प्रथम रैंक पर है। और मैं द्वितीय रैंक की बात करूं, यानी मैं आपसे कौन से रैंक की बात करूं? मैं द्वितीय रैंक की बात करूं तो द्वितीय क्रम पर कौन सी नदी है? द्वितीय क्रम पर जो नदी आती है वह आती है हांगहू, जिसको येलो रिवर भी कहते हैं। हांगहू नदी, इसका मतलब तीसरे क्रम पर कौन सी आ रही है? ओब। प्रथम क्रम पर कौन सी नदी आ रही है? यांगटी शिकियांग। कौन सी नदी? प्रथम क्रम पर यांगटी शिकियांग। और द्वितीय क्रम पर कौन सी आ रही है? द्वितीय क्रम पर आ रही है हांगहू नदी, ठीक है ना, हांगहू नदी। तीसरे क्रम पर ओब नदी, यनीशी और लीना के साथ ये एशिया की तीसरे क्रम की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है ना। कौन से क्रम की नदी है? तीसरे क्रम की सबसे बड़ी नदी है ये, ठीक है ना। देखिए अगला फैक्ट है, ओब की खाड़ी विश्व की, यानी ओब नदी की खाड़ी क्या? विश्व की सबसे लंबी ऐश्वरी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? ऐश्वरी, जिसको कहते हैं जवार नदमुख, अर्थात नदी जब अपने पानी को किसी सागर और महासागर में उड़ेलती है तो तंग रास्ते से नदी बहती है, जिससे नदी का जल स्तर ऊपर उड़ जाता है। अर्थात नदी जब किसी यानी पहाड़ी क्षेत्र से बहती है तो नदी का रास्ता संकीर्ण और तंग रास्ते से नदी बहने लग जाती है। तो नदी उस समय क्या करती है? नदी अपने जल स्तर को बढ़ा देती है, नदी का जल स्तर बढ़ जाता है। और एक कारण तो यह है, दूसरा कारण यह है
कि जवार नदमुख के कारण से, जवार भाटा के कारण से यानी नदी का जल स्तर बढ़ जाता है। तो इस कारण से भी ओब की खाड़ी विश्व की सबसे लंबी एस्चुरी यानी जवार नदमुख वाली खाड़ी मानी जाती है। कौन सी नदी की? हम ओब नदी की बात कर रहे हैं। ये सबसे लंबी वहाँ की क्या मानी जाती है? यानी एस्चुरी वाली खाड़ी मानी जाती है। अब मैं नोट डाल के एस्चुरी वाले क्षेत्र को लिख रहा हूं। कौन से क्षेत्र को लिख रहा हूं? मैं इस एस्चुरी वाले क्षेत्र को नोट डाल के लिख रहा हूं। यानी मैं नोट डाल के क्षेत्र को मेंशन कर रहा हूं कि वह क्षेत्र जहां नदी डेल्टा बनाने के बजाय, वह क्षेत्र जहाँ नदी क्या बनाए? डेल्टा, लेकिन डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा बनाने के बजाय समुद्री जवार भाटे के कारण, समुद्री जवार भाटे के, यानी समुद्री जवार भाटे के कारण, समुद्री जवार भाटे के कारण सीधे समुद्र में विलय हो जाती है। भाटे के कारण सीधे अब देखिए आप, ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ वाला यहाँ मैंने क्लियर कर दिया है कि वह क्षेत्र जहाँ नदी डेल्टा बनाने के बजाय, मैंने क्या कहा था? डेल्टा का मीन्स मैंने अभी आपको नोट डाल के मैंने पिछले कक्षा में अभी मैंने जस्ट इसी ही टॉपिक में पढ़ा रहा था, मैं आपको थोड़ी देर पहले ही तो पढ़ाया है। इसका मतलब नदी सागर या महासागर में गिरने से पूर्व, नदी सागर या महासागर में गिरने के पूर्व यानी छोटी छोटी यानी धाराओं और उपधाराओं के रूप में बढ़ जाती है। जब धाराओं और उपधाराओं के रूप में जब नदी बढ़ जाती है, फिर अपने पानी को सागर या महासागर में उड़ेलती है या छोड़ती है। तो इसी प्रकार से मैं बात करूं कि तो इस प्रकार की नदियां क्या नहीं बनाती हैं? ओब नदी क्या नहीं बनाती है? डेल्टा नहीं बनाती है। इसका मतलब डेल्टा नहीं बनाती तो क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, जवार नदमुख बनाती है। तो क्या है ये जवार नदमुख? वह क्षेत्र जहाँ नदी डेल्टा बनाने के बजाय, इसका मतलब डेल्टा तो नहीं बना रही है, इसका मतलब एस्चुरी या जवार नदमुख बना रही है, बजाय समुद्री जवार भाटे के कारण। समुद्र में क्या आता है? यानी पानी का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है और उसी गति से वापस गिर जाना भाटा कहलाता है। यानी जवार में जल स्तर बढ़ जाता है और भाटे में जल स्तर गिर जाता है। ठीक है ना? तो मुख्य रूप से अपन बात करते हैं जब यानी पानी का जल स्तर बढ़ जाता है, जवार भाटे के कारण से पानी का जल स्तर बढ़ जाता है जवार के कारण से, तो ये मालूम नहीं चलता है कि नदी का पानी समुद्र में कब मर्ज हो गया। अर्थात जैसे ही जल स्तर बढ़ा तो आगे तक पानी पहुंच जाता है जहां से नदी आ रही है, और तो वहां समुद्र का पानी नदी में जाके मर्ज हो जाता है। तो ये मालूम नहीं चलता है कि क्या नदी का पानी किस में मर्ज हो रहा है, किसी सागर या महासागर या किसी समुद्र में मर्ज हो रहा है। इस प्रकार की बनने वाली प्रक्रिया को हमने क्या कहा? एस्चुरी के नाम से जाना है। ठीक है ना? अभी इसके उद्गम की बात कर लेते हैं। अल्ताई क्राय प्रदेश के बियस्क शहर से उद्गम की अपन बात करें इसके, तो हम बात करते हैं अल्ताई क्राय के बियस्क शहर से। कौन से शहर से? अल्ताई क्राय जो है, अल्ताई क्राय जो प्रांत है, उस क्राय प्रदेश के बियस्क शहर के दक्षिण पश्चिम में बिया नदी व कतुन नदी के संगम से। ठीक है ना? एक तो बिया नदी के दक्षिण पश्चिम में यानी बियस्क शहर से, मैं थोड़ा सा इसमें संशोधन कर लेता हूँ, बियस्क शहर के
दक्षिण पश्चिम से क्या क्या दक्षिण पश्चिम से, एक तो दक्षिणी भाग और दक्षिणी भाग के साथ साथ कौन सा भाग, पश्चिमी भाग, ठीक है। तो दो नदियां मिलती है, बिया नदी और कतुन नदी, ठीक है ना। देखिए बिया व कितुन नदी कितुन नदी के संगम से, यानी दो नदियों का संगम हो रहा है, एक तो बिया नदी का संगम हो रहा है और दूसरी कतुन नदी या कितुन नदी का संगम हो रहा है, ठीक है ना। एक तो बिया नदी का और एक कतुन नदी लिख दो, कितुन लिख दो, एक ही बात है। देखो आपके कुल मिला के कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कहाँ से, अल्ताई क्राय प्रदेश, अर्थात रूस का अल्ताई क्राय प्रदेश का बियेस्क शहर, जो बियेस्क शहर है उसके दक्षिण और पश्चिम से, देखो ये रहा, ये रही, देखो आपकी ये नदी है। मैं इस नदी की आपसे बात कर रहा हूँ, मैं इस नदी की आपसे बात कर रहा हूँ, मैं इस नदी की आपसे भाई बात कर रहा हूँ। ये नदी है आपकी ओब नदी, मैं इस नदी की आपसे बात कर रहा था। इस नदी को हमने कौन सी नदी कहा है, हमने ओब नदी के नाम से जाना है इस नदी को। यह नदी कहलाई हमारी ओब नदी, ठीक है जी। इस नदी को हमने ओब नदी कहा है। जब हमने इस नदी को ओब नदी कहा है तो ये नदी ऐसे गुजर रही है, देखिए आप, यानी ये ऐसे गुजर रही है, ये नदी ये रही। तो यह है रूस का अल्ताई क्राई प्रदेश है, उसका बियेस्क शहर है। इस शहर के दक्षिण और पश्चिम में, यानी ये दक्षिणी ये पश्चिमी भाग है, ये दक्षिणी ये पश्चिमी भाग है। दक्षिणी पश्चिमी भाग से दो नदियों का संगम होता है, एक तो बिया नदी का संगम होता है, एक तो कौन सी नदी का संगम हो रहा है, एक तो बिया नदी का संगम होता है और बिया नदी के साथ कतुन नदी का संगम होता है। इन दोनों नदियों के संगम से कौन सी नदी बन जाती है, आपकी ओब नदी मिल जाती है। यह नदी जो आगे जा कर के गिर रही है, तो देखिए यह नदी आगे जा कर के कहाँ गिर रही है, कारा सागर में। देखो ये रहा आपका कारा सागर, ये आपका कारा सागर है, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर आपका, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कारा सागर, कारा सागर। ये नदी कहाँ जाकर के विलीन हो रही है, यह नदी मुख्य रूप से कारा सागर में जाकर के और क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। कौन सी नदी, मैं आपसे जिस नदी की बात कर रहा हूँ वह मेरे पास में क्षेत्र कौन सा आ रहा है, वह मेरे पास में क्षेत्र आ रहा है इसके विलीनीकरण का क्षेत्र, कारा सागर वाला क्षेत्र। तो इस नदी के मैं विलीनीकरण की बात करता हूँ। विलीन कहाँ पर जाके हो रही है, कारा सागर में, कारा सागर में जाकर के यह नदी क्या हो रही है, यह नदी विलीन हो रही है। तो हमने पहली नदी की बात कर ली, तो पहली नदी कौन सी आई, ओब या यनीशी नदी, ये विश्व की 7वें क्रम की नदी है। ओब नदी एशिया महाद्वीप की 3रे क्रम की नदी है। तो दूसरे क्रम, पहले क्रम की कौन सी है, यांगटी शिकियांग, दूसरे क्रम की हांगो या येलो रिवर, और यनीशी और लीना के साथ 3रे क्रम की ओब नदी है, ठीक है ना। यह एस्चुरी बनाती है। इसके अलावा बिया और कुतुन नदियों के संयोग से यह नदी का इसका निर्माण होता है। इसके अलावा हम बात करें तो अल्ताई क्राय का जो प्रदेश है, कौन सा, अल्ताई क्राय के बियेस्क शहर के दक्षिण पश्चिम से नदी का उद्गम होता है। और यह नदी विलीन कहाँ हो जाती है, यह नदी विलीन होती है कारा सागर में जाकर के। कौन से सागर में जाकर के, यह नदी कारा सागर में जाकर के विलीन हो जाती है। हम इसी के दूसरे क्रम की आपसे बात करते हैं। कौन सा क्रम आ रहा है हमारे पास में, सेकंड वाला क्रम। देखिए आप आराम से देखिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके समझ में भी आने चाहिए। अगली जो हमारे पास में नदी आ रही है, जिस नदी की हम आपसे बात कर रहे हैं, वह नदी हमारे पास में अगली नदी के रूप में आ रही है। हम यनीशी नदी की आपसे बात कर रहे हैं। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं हम आपसे, यनीशी नदी की।
ये हमारे पास में कौन से क्रम की नदी है? यह है यनीशी नदी दूसरे क्रम की, यानी आर्कटिक महासागर की कौन से क्रम की नदी है? यह नदी हमारे पास में कौन से क्रम की है? दूसरे क्रम की नदी है, ठीक है ना। ये देखिए, हम बात करते हैं यनीशी नदी की। इसका उद्गम होता है शान पर्वत मंगोलिया से। यनीशी नदी के यदि मैं उद्गम की बात करूं, देखिए आप उद्गम, तो उद्गम कहाँ से होता है? सयान पर्वत, सयान पर्वत से। यनीशी नदी देखिए यहाँ पर, ये रही ना यनीशी, ये रही ना, ये देखो बालकस झील के पास से श्यान पर्वत है, यहाँ से हो रहा है श्यान पर्वत से। कहाँ से हो रहा है? श्यान पर्वत से। अर्थात इसी के पास में बात करें कि बेकाल वाले आसपास वाला जो आपका क्षेत्र है, मैं यहाँ की आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ। जो आपके बेकाल के आसपास वाला क्षेत्र है, मैं इस जगह की आपसे मैं बात कर रहा हूँ। कहाँ की बात कर रहा हूँ? मैं आपसे बेकाल वाले क्षेत्र के मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। जो ये बेकाल के आसपास वाला क्षेत्र है, ये मैं आपको शुद्ध नाम लिख देता हूँ। ये यहाँ पर आपसे मैं ये लो, ये मैं यहाँ पर बेकाल लिख देता हूँ, ठीक है ना, ये शुद्ध, ठीक है। तो श्यान पर्वत से इस नदी का क्या हो रहा है हमारे पास में? उद्गम। और इस नदी का जो विलीनीकरण होता है, विलीनीकरण की मैं बात करूँ, कौन सी नदी की मैं आपसे बात कर रहा हूँ? कौन सी नदी की? यनीशी नदी की। विलीन कहाँ हो रही है ये नदी? यह नदी विलीन हो रही है कौन से सागर में जा कर के? कारा सागर में जा कर के विलीन हो रही है। अर्थात यनीशी नदी ये रही यनीशी नदी, और कहाँ जा कर के हो रही है? कारा सागर में। अभी मैं ट्रेसिंग कर रहा हूँ आपके पास में, आप एक बार इसके फैक्ट देख लीजिएगा। यानी हम बात करें कि आर्कटिक महासागर में विलय होने वाला अगला फैक्ट है हमारे पास में कि आर्कटिक महासागर में विलय होने वाला विश्व का सबसे बड़ा नदी मंडल या तंत्र है। क्या? नदी मंडल या तंत्र है। लंबाई 3354 किलोमीटर नदी की। हम लंबाई की बात कर लेते हैं, तो लंबाई है, लंबाई कितनी है? 3354 किलोमीटर इस नदी की क्या है? लंबाई है। देखिए ये आपकी यहाँ पर बेकाल झील है, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ भाई लोगों आपसे, यहाँ की। ये यहाँ पर आपके पास में कौन सी झील है? यह है बेकाल झील है, यही है। यहीं पर आपका पर्वत है, यहाँ से इस नदी का उद्गम हुआ और ये नदी कहाँ जा रही है? आपके कारा सागर में जाकर के विलीन हो रही है। तो ये जो नदी है हमारे पास में, यह नदी कौन सी है? इस नदी का नाम है यनीशी नदी। कौन सी नदी है? यह नदी है हमारे पास में यनीशी नदी। हम इसको यनीशी नदी कह रहे हैं भाई, ध्यान रखना। यह कौन सी नदी है? यह है हमारे पास में यनीशी नदी है, दूसरे क्रम की नदी है। फैक्ट आता है कि शान पर्वत के पास से यानी बेकाल झील के आसपास वाले क्षेत्र से यह कहाँ जा रही है? ये कारा सागर में जा रही है। यहाँ जा कर के यह नदी क्या हो जाती है?
यह नदी यहाँ कारा सागर में जाके विलीन हो जाती है। आर्कटिक महासागर में विलय होने वाला विश्व का सबसे बड़ा नदी का मंडल है ये, यानी सबसे बड़ा नदी तंत्र है ये। इसके अलावा इसकी लंबाई 3,354 किलोमीटर है। इस नदी की लंबाई कितना है? 3,354 किलोमीटर है, ठीक है ना। अगली नदी जो हमारे पास में आती है, तो अगली नदी की हम तीसरे क्रम की जो नदी है हम उसकी आपसे बात कर लेते हैं। तो तीसरे क्रम की जो नदी आ रही है हमारे पास में, वह नदी आ रही है कौन सी नदी? हम उस नदी को नाम से संबोधित कर रहे हैं, कौन सी नदी? लीना नदी। कौन सी नदी? हम उस नदी को कह रहे हैं लीना नदी। लीना लीना रिवर। कौन सी रिवर है भाई? हम उसको संबोधित कर रहे हैं लीना के नाम से, ठीक है ना। उसको हम लीना नदी कह रहे हैं। यह है हमारे पास में लीना नदी आई है, अर्थात यही वही आर्कटिक का क्रम है। तीसरे क्रम की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पर हम मानचित्र में अभी आपके सामने हम ट्रेसिंग भी करेंगे, ट्रेसिंग करते हुए चलेंगे। अर्थात यह नदी कहाँ पर? बेकाल पर्वत से, ठीक है ना, यानी बेकाल पर्वत से उद्गम की मैं आपसे बात करता हूँ कि इस नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है। यदि मैं उद्गम की बात कर रहा हूँ तो बेकाल झील के पास से कौन से पर्वत से हो रहा है? यानी बेकाल झील के बाद से बेकाल पर्वत से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? बेकाल झील के पास से बेकाल पर्वत से क्या हो रहा है? इस नदी का मुख्य रूप से उद्गम हो रहा है। यदि मैं आपसे उद्गम की बात करता हूँ तो यानी बेकाल झील के पास से, यानी जो बेकाल पर्वत है उस बेकाल पर्वत से इस नदी का उद्गम हो रहा है, ठीक है ना। यानी इर्कुटस्क है, इर्कुटस्क जगह है, यानी इर्कुटस्क जगह है कहाँ पर? रूस में। यानी वहाँ से इसका क्या हो रहा है? इसका उद्गम हो रहा है इस नदी का। मुख्य रूप से यदि हम बात करते हैं आपसे तो वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। यानी यह इस नदी का जो विलीनीकरण होता है, इस नदी के मैं विलीन की बात करूं तो विलीन कहाँ पर होता है? यह नदी लेप्टिव सागर में जाकर के, कौन से सागर में जाके? लेप्टिव सागर में जाकर के क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। कौन सी नदी? लीना नदी है। यह है लीना नदी जो आपका लेप्टिव सागर है, वहाँ जाके ये क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। यदि मैं इसकी लंबाई की बात करूं कि लंबाई के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि कुछ आपको वर्जन जो आ रहे हैं वह आपके पास में आ सकते हैं। 4,220 किलोमीटर इस नदी की क्या है? इस नदी की हमारे पास में कौन सी नदी की? लीना नदी की जो लंबाई आ रही है वो 4,220 किलोमीटर आते हैं, ठीक है ना। यह विश्व की कौन से क्रम की नदी है? यह विश्व की, यानी लीना नदी विश्व की लीना नदी विश्व की कौन से क्रम की नदी है? 11वें क्रम की नदी है। कौन से क्रम की नदी है? यानी यह 11वें क्रम की प्रमुख नदी है। कौन से क्रम की है? 11वें क्रम की नदी है। यानी इसकी हम उपनदियों की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं। यदि हम उनकी बात करें तो हम यहाँ पर दो प्रकारों की आपसे बात करेंगे, एक दाईं ओर वाली और एक बाईं ओर वाली। एक तो हम बात कर लेते हैं दाएं ओर से, ठीक है। एक हम आपसे बात कर लेते हैं कहाँ पर? बाएं ओर से। यानी हम दोनों ओर से आपसे बात कर लेते हैं। एक तो दाएं ओर से बात कर लेते हैं और एक हम आपसे बाईं ओर से बात कर लेते हैं। यानी किरेंगा विलुयुव, एक नदी तो आ रही है
केरंगा, एक आ रही है विलयूय, यानी एक नदी तो आ रही है, देखिए दाईं ओर की एक नदी तो आ रही है किरंगा नदी, और एक आ रही है विलूय नदी, ठीक है ना। अगले हम बाईं ओर की बात करते हैं, विलूय नदी, ठीक है। अब यदि हम बाईं ओर हम बाएं और दाएं की बात कर रहे हैं, तो ये तो देखो इसका लेफ्ट है, ये इसका लेफ्ट है, ये तो बायां है इसका, यानी बाएं ओर की। और ये नदियाँ अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, ये कौन सी ओर की पढ़ेंगे, हम दाएं ओर की प्रमुख नदियाँ पढ़ेंगे, जिसमें अल्दान नदी है और एक वित्तीय नदी है, ठीक है ना। एक तो नदी कौन सी है, अल्दान, और एक नदी कौन सी है इसकी, वित्तीय, यानी ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एशिया का जो अपवाह क्रम है, उस एशिया के अपवाह क्रम की यदि हम बात करें, तो हमारे सामने जो जानकारी आती है, हम यदि उसकी आपसे बात करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास में यानी बेकाल पर्वत से, यानी इरकुटस्क जो जगह है, शहर है, वहाँ से लीना नदी का उद्गम होता है। विलीन इसका लेप्टिव सागर, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप देखिए इसको, ये रहा लेप्टिव सागर है, यानी यहाँ पर है आपका लेप्टिव सागर, ठीक है जी। ये आपका लेप्टिव सागर है, ये लेप्टिव सागर है। ये जो नदी है, मैं जिस नदी की आपसे बात कर रहा हूँ, जिस नदी की मैंने आपसे बात की है, यह नदी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यह नदी कौन सी नदी है, यह नदी कहाँ जा रही है, देखिए आप, यह नदी हमारी कौन सी है, यह नदी लीना नदी है, ठीक है। देखो मैं ट्रेसिंग कर रहा हूँ, यह नदी कौन सी नदी है, यह नदी हमारे पास में कौन से क्रम की आती है, ये लीना नदी है। जो मुख्य रूप से हम बात करें विश्व के कौन से क्रम की नदी है, यह विश्व की 11वें क्रम की प्रमुख नदियों में शामिल होती है। कौन से क्रम में शामिल होती है, 11वें क्रम में शामिल होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने एशिया महाद्वीप की जो बात की है, वह हमने बात की है कि यानी एशिया महाद्वीप का अपवाह तंत्र, 5 प्रकार के अपवाह तंत्र में से हमने 3 पढ़ लिए। प्रशांत महासागर की ओर पानी लेकर के जाने वाली पिछली कक्षा में बात कर ली। आज हिंद महासागर की ओर लेकर के जाने दूसरा क्रम, तीसरा हमारे पास में आर्कटिक महासागर की ओर का तीसरा क्रम आ गया। अब हम जो कल आपसे बात करना चाहेंगे, वो एक तो आंतरिक वाले की बात करेंगे, और एक हम भूमध्य सागरीय वाले क्षेत्र के हम आपसे क्या करेंगे, बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास जब भी हमारी होगी, तो आज के लिए सभी विद्यार्थियों को यानी मेरी ओर से बहुत धन्यवाद कि आपने जो यहाँ से भेजे जा रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से वीडियो, आप उनको समय समय पर वॉच कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि आपको इन वीडियोज़ के माध्यम से काफ़ी आपको अपने विषय की जो गूढ़ जानकारी है वो प्राप्त हो रही होगी, और आप अपने कोर्स को आगे बढ़ा रहे होंगे। इसी शुभकामना के साथ हम नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।